हेलो बच्चों, हाउ आर यू। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग आपके साथ एक न्यू टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है रेशो एनालिसिस। राइट बच्चों, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। राइट और इस चैप्टर के अंदर हम लोग आपके साथ कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जो कि आपने ऑलरेडी पहले की हुई है। आपके बचपन में, आपने छोटी क्लासेस में डेफिनेटली आपने ये रेशो चैप्टर जरूर पढ़ा होगा, बट उसके बावजूद भी जस्ट 1 मिनट, तो उसके बावजूद भी आपको ये चैप्टर हम लोग हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो बच्चों आज की क्लास में हम आपके साथ एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रेशो एनालिसिस। राइट, इसको आप रेशो एनालिसिस कह दीजिए, इसको आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट कह लीजिए, व्हाट एवर यू से। राइट, आपने बचपन में डेफिनेटली ये चैप्टर पहले किया होगा, बट हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने पहले कुछ भी नहीं किया हुआ। राइट, हम ये मान के चलते हैं कि आप बिल्कुल जीरो से कर रहे हैं। और मजे की बात यह है कि ये चैप्टर आपके एग्जाम्स में बहुत बहुत आता है। राइट, आप पास्ट पुराने पेपर उठा के देखेंगे तो आपका जो एग्जामिनर है इस चैप्टर का दीवाना है। राइट, फेवरेट है आपके एग्जामिनर का ये चैप्टर। तो इस रीजन से हम लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से करेंगे। राइट, हर एंगल से करेंगे बच्चों, मतलब छोटी से छोटी चीज करेंगे, बड़ी से बड़ी चीज करेंगे। राइट, पर उसके साथ साथ हमारी कोशिश ये भी रहेगी कि आपको ये चैप्टर बहुत बहुत आसान लगे। राइट, जनरली बच्चों होता क्या है कि बच्चे जनरली फॉर्मुलास लर्न करते हैं और फॉर्मुलास लर्न करने के बाद इन फॉर्मुलास की वैल्यू रिप्लेस करते हैं और आंसर निकालते हैं। राइट, पर बच्चों आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मुलास लर्न करके आंसर निकालने से काम नहीं चलेगा। राइट, आप प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं तो आपको जो है, आपको ये मान के चलना है कि आपका जो प्रोफेशनल कोर्स है, आपका जो कोर्स है वो एक प्रोफेशनल की फॉर्मेट में काम कर रहा है। सिर्फ फॉर्मुले से काम नहीं चलेगा, फॉर्मुले के अलावा आपको इसके मीनिंग के बारे में भी सीखना होगा। राइट, हम लोग स्टेप बाय स्टेप हर कुछ करेंगे, यानी कि इंटरप्रिटेशन, फॉर्मूला, बेसिक, एवरीथिंग। राइट, पर इसके साथ साथ ये कोशिश भी की जाएगी कि आप सिर्फ और सिर्फ रट्टा लगा के फॉर्मूला लर्न ना करें। राइट, तो बच्चों देखो जनरली होता क्या है रेशो चैप्टर के अंदर, जनरली ये होता है कि हम लोग एक फॉर्मूला लर्न करेंगे और वैल्यू रिप्लेस करते हैं। राइट, पर सर वो जो फॉर्मूला है वो कहां से डराइव हुआ, वो ड्राइव क्यों हुआ, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो इस पर्पज के लिए बच्चों हम आपको सबसे पहले बता रहे हैं कि आज की क्लास में कि वो जो फॉर्मूलाज हैं वो ड्राइव हुए कैसे, हाउ फॉर्मूलाज डराइव्ड। राइट, और बच्चों फॉर्मुलास कैसे ड्राइव हुए एक बात, और उन फॉर्मुलास में जो वैल्यूज लिखी हुई हैं उनकी मीनिंग क्या है ये दूसरी बात है ना। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपने छोटी क्लास में सीखा होगा कि करंट रेशो आपने निकाली फाइंड की। तो बच्चों ये जो करंट रेशो होती है, ये करंट रेशो क्या फॉर्मूला होता है। राइट, आपने कुछ ऐसे ही किया हुआ है कि पहले आप करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज कर देंगे, और करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज जैसे ही कर देंगे तो आपके पास रेशो आ जाएगी। और जो ये रेशो होगा इसको हमने क्या नाम दे दिया, करंट रेशो। राइट, फिर आप ये लर्न करेंगे कि करंट असेट्स का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है क्या। तो हमने कहा करंट असेट्स के फॉर्मूले के अंदर आपने कहा इसमें कैश आ जाएगा, इसमें बैंक आ जाएगा, बैंक बैलेंस एंड सो ऑन। राइट, और ऐसे ही जब आप करंट लायबिलिटीज का अमाउंट आइडेंटिफाई करेंगे तो इसके अंदर जो है क्रेडिटर्स आ जाएंगे, बिल्स पेबल आ जाएंगे, बैंक लोन आ जाएगा शॉर्ट टर्म एंड सो ऑन। राइट, बट सर सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई कीजिए कि आपने करंट रेशो आइडेंटिफाई की तो क्यों की। राइट, और करंट रेशो आइडेंटिफाई करने के लिए आपने इसमें करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज ही क्यों लिखा। राइट, तो बच्चों ये सब बहुत जरूरी है। और उसके अलावा अगर ये करंट असेट में हमने यहां पर लिखा है तो इस करंट असेट में यही वाली वैल्यू क्यों होती है, करंट लायबिलिटीज के अंदर ये वाली वैल्यूज क्यों होती हैं। जब तक हर चीज में क्यों और कैसे पता नहीं चलेगा तब तक तो आप इस चैप्टर में रट्टा लगाने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। राइट, तो बच्चों पूरी कोशिश कर रहा हूं आज की क्लास के अंदर कि सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो हमारी फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर जो ये टर्म्स हैं, ये टर्म्स कहां से ड्राइव हुई है। इन टर्म्स के फॉर्मुलास लर्न करने की जगह पर ये फॉर्म्स जो अराइव हुई हैं वो कैसे कैसे अराइज हो रही हैं, क्योंकि जब आपको ये मालूम चलेगा कि ये टर्म्स अराइज कहां से हुई हैं तो फॉर्मुलास तो अपने आप से याद हो ही जाएगा।
वो तो याद हो ही जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो मैं आज की क्लास में, आज की वीडियो में कोशिश कर रहा हूं कि ये जो टर्म्स हैं, ये टर्म्स कहां से अराइज हो रही हैं। इज इट क्लियर? अच्छा, तो बच्चों इसके बाद सबसे पहला सवाल हमारे रेशियोज का। हमने पूरी की पूरी रेशियो के चैप्टर को दो हिस्सों में बांट दिया है। नंबर 1 रीजंस वाई दी हाउ द टर्म्स विल अराइज, एंड नंबर 2 क्वेश्चंस एंड देन इंटरप्रिटेशन, राइट। तो हम लोग इस तरह से पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। पर सबसे पहला सवाल मन में आता है कि सर ये जो रेशियो का चैप्टर है, ये रेशियो का चैप्टर हम लोग कर ही क्यों रहे हैं? वाई टू फाइंड आउट द रेशियोज, राइट। जब तक हमें ये मालूम नहीं होगा कि रेशियो का जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है, तब तक तो हम आगे प्रोसीड ही नहीं कर सकते। तो बच्चों आपको क्या लगता है कि रेशियो क्यों फाइंड करते होंगे? क्योंकि एग्जाम में आता है। पर एग्जाम में क्यों आता है? तो डेफिनेटली प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसकी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस रहती होगी, राइट। तो बच्चों हम लोग रेशियोज आइडेंटिफाई करते हैं बिकॉज ऑफ सम रीजंस। नंबर 1 टू फाइंड performance of company in comparison to past year data and other companies। बच्चों देखिएगा मैंने ये क्या लिखा है, हम ये रेशियोज को आइडेंटिफाई क्यों करते हैं? हम रेशियोज को आइडेंटिफाई इसलिए करते हैं ताकि हम कंपनी की परफॉर्मेंस का पता लगा सकें पास्ट ईयर के अकॉर्डिंग एंड साथ ही साथ दूसरी कंपनीज के अकॉर्डिंग, राइट। देखो बच्चों मैंने आपको एक रिलायंस इंडस्ट्री का डेटा दे दिया और मैंने कहा कि रिलायंस कंपनी में जो डेब्ट इक्विटी रेशियो है ये है 1.5:1, राइट। तो बच्चों बताओ कि क्या ये डेब्ट इक्विटी रेशियो रिलायंस कंपनी में जो है, इज इट गुड और बैड? गुड और बैड मतलब आप शायद अपने मन में ये सोच रहे हैं कि आइडल रेशियो क्या होनी चाहिए, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग आप ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, राइट। तो बच्चों अभी आप ऐसे पता नहीं लगा सकते, आपको ये देखना होगा कि जो रिलायंस कंपनी की जैसी दूसरी कंपनीज हैं, यानी कि मैं इसको कह सकता हूं इंडस्ट्री, पूरी जो इंडस्ट्री है जो कि रिलायंस कंपनी के सेक्टर से रिलेटेड है। आपको शायद मालूम होगा रिलायंस कंपनी जो है ऑयल्स में डील करती है, राइट। रिलायंस कंपनी अगर ऑयल में डील करती है तो इंडस्ट्री की जो डेब्ट इक्विटी रेशियो है वो है सपोज करो 1:1 और इसकी रेशियो है 1.5:1। तो क्या कहते हो, इट इज गुड और बैड? हम कहेंगे कि हमारी रिलायंस ने इंडस्ट्री के कंपैरिजन में मार्केट से ज्यादा पैसा उधार लिया हुआ है, राइट। डेब्ट 1.5 है जबकि इंडस्ट्री में 1 है। तो बेसिकली इस रेशियो का यूज क्या हुआ, हम लोग यहां पर इंडस्ट्री से हमारी कंपनी को कंपेयर कर रहे हैं, राइट। पर उनमें सवाल आता है कि कंपैरिजन करने के लिए रेशियो आइडेंटिफाई करने की जरूरत क्या है? हम डेब्ट को कंपेयर कर लेते हैं, ये देख लेते हैं कि रिलायंस कंपनी का डेब्ट कितना है, इंडस्ट्री का डेब्ट कितना है, कंपैरिजन हो जाएगा। तो बच्चों इसके लिए मैं एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल दूंगा। मैंने कहा बच्चों देखो, मैंने कहा एक दो पर्सन है, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, राइट। मिस्टर ए जो है बहुत इंटेलिजेंट है, राइट। और ये जो है ये नॉर्मल स्टूडेंट है, राइट। अब इंटेलिजेंट पर्सन ने एक इंटेलिजेंसी का आंसर दिया कि उसके एक पेपर में जो मार्क्स आए वो आए 90, राइट। और दूसरे बंदे ने बताया कि उसके मार्क्स जो हैं वो सिर्फ 6 आए हैं, 6 मार्क्स, राइट। तो बताना कौन सा पर्सन आपके अकॉर्डिंग ज्यादा परफॉर्म कर रहा है? अच्छा, मिस्टर ए और मिस्टर बी? आप कहोगे सर ऐसे तो मिस्टर ए ही लग रहा है, बट नो बच्चों आप गलत हो। पहले आप ये पूछो कि टोटल मार्क्स कितने हैं, आप ये पूछो कि टोटल मार्क्स कितने हैं। मिस्टर इंटेलिजेंट ने आपको एक बात तो बताई ही नहीं कि जो टोटल मार्क्स हैं वो 1000 है, और नॉर्मल बंदे ने ये भी नहीं बताया कि जो नॉर्मल उसके जो टोटल मार्क्स हैं वो मार्क्स हैं सपोज 10। तो बच्चों यहां पर अगर आप परसेंटेज फाइंड करोगे, परसेंटेज मार्क्स, तो आप देख रहे हो परसेंटेज मार्क्स यहां पर इंटेलिजेंट पर्सन के आते हैं 9%, है ना, और यहां पर कितने आते हैं 60%। तो जो नॉर्मल पर्सन है यानी कि मिस्टर बी जो है वो गुड परफॉर्मर है,
एज कम्पेयर टू द मिस्टर इंटेलिजेंट। तो ये इंटेलिजेंट इसलिए है क्योंकि इसने अपने बैड परफॉर्मेंस को छुपा दिया, राइट। तो बैड परफॉर्मेंस को छुपाना है तब तो आप सीधा सीधा डेटा दे सकते हो। अगर आपको बैड परफॉर्मेंस को छुपाना नहीं है तो आपको क्या फाइंड करना होगा, रेशो। ये जो आपने 9% और 60% फाइंड किया, ये क्या चीज है, दिस इज रेशो, राइट। तो बच्चों जब तक हम ये आइडेंटिफाई नहीं करते कि जो मार्क्स हैं ये कितने में से हैं, जब तक टोटल को नहीं देखा जाता तब तक हम लोग इसको कंपेयर नहीं कर सकते। देखो मैंने कहा दो कंपनी है, एक हमने कहा कंपनी ए और कंपनी बी, राइट। कंपनी ए और कंपनी बी का आपको मैंने प्रॉफिट बता दिया। मैंने कहा बच्चों ये जो प्रॉफिट है यहां पर है 10 लाख रुपए का और यहां पर प्रॉफिट है 50 लाख रुपए का। बताना कौन सी कंपनी जो है दी बेस्ट परफॉर्म कर रही है मार्केट में। देख कर तो लग रहा है कि कंपनी बी, राइट। पर सर मैंने आपको ये नहीं बताया कि ये जो कंपनी ए है इन्होंने सेल्स की है सपोज दैट 50 लाख और इन्होंने सेल्स की है 1000 लाख, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर नेट प्रॉफिट रेशो, आई रिपीट नेट प्रॉफिट रेशो शायद आपको पता होगा, वो आती है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। सो इट इज नाउ 10 लाख अपॉन 50 लाख इनटू 100। तो कितना हो जाता है 20%। और यहां पर अगर मैं मार्जिन की बात करूं तो यहां पर जो मार्जिन हमें दिख रहा है दैट इज जस्ट सिर्फ और सिर्फ कितना 5%। तो इसका मतलब है कि किसकी परफॉर्मेंस मार्केट के अंदर अच्छी है, कंपनी ए और कंपनी बी, कंपनी ए, क्योंकि उसका नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपनी बी के कंपैरिजन में ज्यादा है, राइट। तो यहां पर कहेंगे दैट कंपनी बी इज अ गुड परफॉर्मर। मीन्स प्रॉफिट्स को देखकर आप ये अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे कि किसकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है, राइट। बट जब आपने इसको सेल्स के साथ कंपेयर किया तो आपने बताया कि आपकी दोनों कंपनी में से किसकी परफॉर्मेंस दी बेस्ट है। बच्चों सिर्फ और सिर्फ डेटा ही अमाउंट को कंपेयर करके हम लोग परफॉर्मेंस का पता नहीं लगा सकते, राइट। अच्छा कंपनी ए को मैंने कंपनी ए से कंपेयर किया तो हमें पता लगा लिया। सपोज करो मैं कंपनी ए के 5 डेटा पे चला जाता हूं, राइट। और 5 डेटा में मैंने कहा कि इन्होंने जो है लास्ट ईयर में 9 लाख का प्रॉफिट कमाया था और लास्ट ईयर में इन्होंने 40 लाख की सेल की थी। तो बच्चों यहां पर जो रेशो आ जाती है वो कितनी आ जाती है, फाइंड आउट दिस इज 9 लाख अपॉन 40 लाख इन 200, है ना। एंड दिस बिकम्स, ये आ जाता है 22.5%, राइट। अब बच्चों आप जब कंपनी के परफॉर्मेंस को चेक करोगे तो ये देखोगे कंपनी ए जो है कंपनी बी से तो बेटर परफॉर्म कर रही है, पर कंपनी ए लास्ट ईयर के डेटा के अकॉर्डिंग बेटर परफॉर्म नहीं कर पा रही है। मीन्स कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अगर लास्ट ईयर में नेट प्रॉफिट रेशो 22.5% रहा था, इस बार 20% हो गया, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। या तो हमारी कंपनी के जो खर्चे हैं कंपनी ने या तो ज्यादा दिखाए हुए, राइट। हो सकता है कि हमारी कंपनी ने इन खर्चों में अपनी मर्जी से ना करके बल्कि कुछ मजबूरियां रही होंगी जिसमें कारण से हमारी कंपनी को ज्यादा खर्च करना पड़ा, ड्यू टू द इन्फ्लेशन फैक्टर यू कैन से। रॉ मटेरियल यहां पर कम खर्च किया, यहां पर ज्यादा खर्च किया, राइट। तो इन समझ रहे हो नहीं, अगर आपने यहां पर सेल्स 40 लाख की है तो इस 40 लाख को सेल करने के लिए नो डाउट आपने खर्चे भी तो किए होंगे। तो जो खर्चे हैं अगर आपने ज्यादा किए हैं इन कंपैरिजन टू द करंट ईयर इंफॉर्मेशन, तो आपका जो प्रॉफिट है वो इंपैक्ट करेगा। तो अब हमारी कंपनी जो है ये देखेगी, ये ढूंढने की कोशिश करेगी कि कंपनी ने लास्ट ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर में कहां पर खर्चे ज्यादा किए। अगर रॉ मटेरियल ज्यादा खर्च किया, लेबर ज्यादा खर्च की, ओवरहेड के खर्चे ज्यादा किए, तो कंपनी डेफिनेटली उन खर्चों को आने वाले फ्यूचर ईयर के अंदर कंट्रोल भी जरूर करने की कोशिश करेगी। मतलब किसी भी तरह से अगर मैं रेशो आइडेंटिफाई नहीं करता तो मुझे ये पता ही नहीं चलता कि कंपनी के खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, राइट। तो मुझे रेशो को कंप्यूट करने के बाद ही ये आइडेंटिफाई हुआ कि कंपनी के परफॉर्मेंस लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार कम है, राइट। सो व्हाट आई मीन दैट हमें कंपनी की परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए प्रॉफिट की फिगर को कंपेयर करके भी काम नहीं चलने वाला। हमें फिर से क्या फाइंड करना पड़ेगा, रेशो। Ratio is nothing but the relationship between two numbers that have the some similarities, right? ये ऐसे कह लो कि आपने प्रॉफिट और सेल्स को इसलिए कंपेयर किया क्योंकि प्रॉफिट का जो अमाउंट अराइज होता है वो कहां से अराइज होता है, सेल्स से। इनमें एक रिलेशनशिप है, इसी रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करते हुए आपने इस रेशो को भी आइडेंटिफाई कर लिया,
राइट। तो बच्चों हमें इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर बहुत सारी रेशोज आइडेंटिफाई करनी है और उन रेशोज के बेसिस पर हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करने हैं, राइट। और साथ ही साथ हमें इंटरप्रिटेशन सीखनी है कि ये रेशो क्या शो कर रही है। जैसे कि आपके सामने यहाँ पर कि ये जो प्रॉफिटेबल रेशो क्या शो कर रही है, दैट हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज देयर विद इन कंपैरिजन टू द सेल्स, राइट। प्रॉफिट का अमाउंट हमारे सेल्स के कंपैरिजन में कितना है। तो अगर मैं कहता हूं कि ये नेट प्रॉफिटेबल रेशो इंप्रूव हो रही है, अगर यही कंपनी ए नेट प्रॉफिटेबल रेशो जो है 25% बन जाती है, तो इसका मतलब है कि कंपनी की परफॉर्मेंस पहले के कंपैरिजन में हाई हो गई है, राइट। कंपनी जो है पहले 100 रुपए की सेल्स करके 20 रुपए अपनी जेब में ले रही थी, अब 100 रुपए की सेल करके 25 रुपए अपनी जेब में ले रही है। तो दिस मीन्स दैट द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज गुड एनफ, एफिशिएंट यू कैन से, राइट। और अगर रिवर्स है तो डिफर्स। तो व्हाट आई मीन कि हमारी हर एक रेशो जो है क्या आइडेंटिफाई करनी है, कर रही है, इसके लिए भी हम आपके साथ बातें करेंगे, राइट। अब बच्चों हमने जितनी भी रेशोज हैं इन सभी के सभी रेशोज को कुछ हिस्सों में बांट दिया है, राइट। हमारे पास एक नोट्स हैं जो डेफिनेटली आपको वहां पर अटैचमेंट में मिलेंगे। इस नोट्स के अंदर ये समरी ऑफ द रेशो गिवन है। लिक्विडिटी रेशो, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशोज, कवरेज रेशो, प्रॉफिटेबल रेशो, टर्नओवर रेशोज और ओवरऑल रिटर्न रेशो, ये सारे के सारे रेशोज आपके पास इस समरी के अंदर ऑलरेडी मेंशन है, राइट। बट सर मैं आपको ये रेशोज यहां पर लिखवाना ही नहीं वाला, बिकॉज इट इज ए कंप्लीटली टाइम वेस्ट, राइट। मैं ये रेशोज तो आपको एज इट इज पीडीएफ के फॉर्मेट में दे देना वाला हूं, तो ये तो आप वहां से ले ही लेंगे, राइट। मैं बताने वाला हूं कि ये जो टर्म्स हैं जो इन रेशोज के अंदर यूज हो रही हैं, ये टर्म्स आई कहां से हैं। क्या बताने वाला हूं, ये जो टर्म्स हैं ये टर्म्स आई कहां से, राइट। तो इन टर्म्स को हम सीखने वाले हैं कि ये जो टर्म्स हैं, करंट असेट्स, करंट लायबिलिटीज, नेटवर्थ, शेयर होल्डर फंड एंड वगैरह वगैरह बहुत सारी टर्म्स और आएंगे। तो ये टर्म्स कहां से आ गई, ये जनरेट कैसे हुई, राइट। ताकि जब ये रेशोज आप लर्न करो तो इसकी जो टर्म्स हैं वो टर्म्स कहां से आ गई हैं वो आपको अपने आप से मालूम चल जाए। उसके बाद हम लोग बेसिकली हर रेशो के बारे में बात करेंगे। उस रेशो के लिए हम सीखेंगे कि उसकी क्या इंटरप्रिटेशन है, वो क्या शो कर रही है, क्या बता रही है, राइट। स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट कि हमारी जो रेशोज हैं ये कौन कौन सी टर्म्स यूज कर रहे हैं। लेट अस डू दिस। हाँ जी बच्चों, लिखा हुआ आपके पहले तो बच्चों आपके पास रेशोज हैं। कितने टाइप की रेशोज होती हैं? रेशोज होती हैं लिक्विडिटी रेशोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशोज, and one more activity ratios. इसी को आप टर्नओवर रेशोज भी कहते हैं, राइट। लिक्विडिटी रेशोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशोज, एक्टिविटी रेशोज, राइट। ये चार टाइप की हमारे पास रेशोज होती हैं मेनली, राइट। इसके अलावा भी बाकी एक और रेशोज हैं जिसको हम कह सकते हैं फ्रॉम द ऑनर्स एंगल वी हैव टू आइडेंटिफाई द रेशोज ऑफ द प्रॉफिट्स, राइट। ऑनर्स के एंगल से हम प्रॉफिटेबिलिटी को एनालाइज करते हैं, तो ये भी हमारे यहां पर है। और एक और चीज है, वन मोर, दैट इज कवरेज रेशो। कवरेज रेशो के लिए भी हमने बेसिकली एक अलग से कैटेगरी बना ली है, राइट। अब बच्चों हर एक ये एक ब्रॉड हेडिंग्स है, रेशोज तो इसके अंदर आएंगे, राइट। लाइक आपको शायद याद होगा हमारे पास लिक्विडिटी रेशो के अंदर कौन सी रेशो है? करंट रेशो, राइट। और इसके अलावा आपको और याद होगा इसके लिए हमारे पास है क्विक रेशो, राइट। मेनली ये दो रेशोज होती हैं, राइट। इसके अलावा कैश इंटरवल रेशो एक और रेशो है जो कि इसमें आती है, राइट। इसको कैश रेशो, मेनली ये रेशो है कैश रेशो,
राइट। अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की बात करूं तो प्रॉफिटेबल रेशियोज में भी कई सारी रेशियोज हैं, नेट प्रॉफिट रेशियो एंड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। बच्चों ये सारी रेशियोज मैंने ऑलरेडी यहां पर दी हुई हैं, यहां से आप ले सकते हैं। इज इट क्लियर? बट मैं आपको यहां पर मैं बताना चाहता हूं कि इन सब में जो टर्म्स यूज हो रही हैं वो कहां से आई है, राइट। देखो बच्चों, आप हर एक रेशो के अंदर जो टर्म यूज करने वाले हैं वो सारी की सारी टर्म्स या तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आई होंगी या फिर वो आई होंगी इनकम स्टेटमेंट से। इसके अलावा ये टर्म्स कहीं और से नहीं आ सकती। नंबर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नंबर 2 इनकम स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या? बैलेंस शीट। आपके पास बैलेंस शीट होती है और बैलेंस शीट में से ही सारी की सारी टर्म्स अराइज होती हैं, राइट। बैलेंस शीट, देखो जनरली आप बैलेंस शीट जो फॉर्म करते हैं वो बैलेंस शीट कैसे फॉर्म करते हैं? जनरली आप बैलेंस शीट फॉर्म करते हैं और बैलेंस शीट फॉर्म करने का जो मेथड होता है वो टी फॉर्मेट होता है। एम आई राइट? तो बच्चों ये जो टी फॉर्मेट बैलेंस शीट है, मतलब फॉर्मेट है, इसमें आप क्या क्या लिखते हैं? जब लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे तो क्या लिखते हैं? लायबिलिटीज, राइट। और लायबिलिटीज के बाद राइट हैंड साइड में लिख देते हैं ऑल दी असेट्स। इसमें आपने यहां पर लिख दिया अमाउंट एंड अमाउंट, राइट। और बच्चों मुझे बताइए इसमें असेट्स एंड लायबिलिटीज में क्या क्या आता है, कुछ बताइए। इसमें आता है इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, और बताओ डिबेंचर्स आते हैं, डेप्ट आते हैं, लोन, डेप्ट एंड लोन यू कैन से, राइट। और बताइए कुछ। इसके अलावा आती हैं करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म लोन भी इंक्लूड हो गया, राइट। तो ये सब हमारे लेफ्ट हैंड साइड में आता है, राइट। और इसके अलावा राइट हैंड साइड में क्या आता है? राइट हैंड साइड में आता है नो डाउट फिक्स असेट्स, इसमें कोई शक नहीं है। फिक्स असेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स एंड करंट असेट्स। और बच्चों और कुछ सोचो। लोन्स एंड एडवांसेस तो लायबिलिटीज में आते हैं। अगर आपने कहीं पर लोन्स दिए हैं तो वो कहां पर आ जाएगा? इन्वेस्टमेंट्स में आ जाएगा। और इसके अलावा बच्चों आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, राइट। तो या फिर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स नॉट रिटर्न ऑफ, यू कैन से मिसलेनियस एक्सपेंडिचर जो कि राइट ऑफ नहीं हुए, राइट। सो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर जिनको आपने अभी तक राइट ऑफ नहीं किया, नॉट रिटर्न ऑफ, तो ये भी आपके पास राइट हैंड साइड में यानी कि असेट साइड में आ जाता है, राइट। तो बच्चों इस तरह से बैलेंस शीट लास्ट में क्लोज हो जाती है। इज इट क्लियर? बच्चों मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो। आपने बचपन से तो ये किया है कि बैलेंस शीट में लायबिलिटी और असेट्स आती है, पर बैलेंस शीट में 3 साइड्स क्यों नहीं होती? बैलेंस शीट की 2 साइड्स क्यों? बैलेंस शीट तो 3 साइड होनी चाहिए, एक असेट्स की, एक लायबिलिटी की, एक कैपिटल की। हम इसमें क्यों इंक्लूड कर देते हैं? अलग से करें ना भाई। जब आप कैटेगरी अलग बना रहे हो, अगर आप कैटेगरी अलग बना रहे हो तो फिर आप असेट्स को अलग रखो, लायबिलिटी को अलग, और एक तीसरी साइड बना दो जिसमें कि कैपिटल भी आ जाएंगे। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात कर रहे हैं सारी। बिजनेस की कैपिटल लायबिलिटी होती है, फिर इसको लायबिलिटी कह दो। ओके भाई, ऑनर की इक्विटी को हम इक्विटी बोलते हैं, है ना, और ऑनर की जो फंड नहीं होते उसको हम अदर्स बोलते हैं। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, जो ऑनर्स का है उसको अलग कर देते हैं और लायबिलिटी को अलग कर देते हैं, ऐसा नहीं। एक्चुअली जब बैलेंस शीट की फॉर्मेशन की गई होगी तो ये सोचा होगा कि ये वो प्लेसेस हैं जहां पर कि पैसा इन्वेस्टेड है, जहां पर कंपनी का पैसा इन्वेस्टेड है। तो मैं किसी कंपनीज एक्ट के प्रोविजन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी भी तरह के एक्ट के सेक्शंस के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। वी आर डूइंग हियर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग बात किस बारे में कर रहे हैं? फंड्स की, राइट। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये चीज ऊपर आती है, ये चीज नीचे आती है, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो यहां पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग अपने बैलेंस शीट के प्रोविजंस के बारे में बात नहीं कर रहे। तो ध्यान दो, बैलेंस शीट फॉर्म करने वालों ने क्या सोचा होगा कि यार हम लोग जितने पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो रख देते हैं असेट साइड में, यानी कि राइट हैंड साइड में, राइट। और ये पैसे आ कहां रखे रहे हैं?
पैसे आ कहां से रहे हैं फंड्स में? नो डाउट हमारी जो फर्म है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, और सेपरेट लीगल एंटिटी में पैसा आ कहां से सकता है? पैसा आ सकता है या तो ओनर से या तो फिर अदर से, इसके अलावा तो पैसा कहीं से नहीं आ सकता। और पैसा चाहे ओनर से आए चाहे लायबिलिटी से आए, तो पैसा जहां से इनफ्लो हुआ यानी कि आया, उसको हमने कहां डाल दिया? लायबिलिटी साइड में, राइट। हमने यहां पर कहा कि पैसा इक्विटी शेयरहोल्डर से आया, इनकी ओनर से आया। रिजर्व एंड सरप्लस वो पैसा है जो कि कंपनी के पास प्रॉफिट में से बचकर रखा हुआ है, और ये बिलोंग भी किससे करता है? ऑनर से करता है। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी हमारे ऑनर्स ही होते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी हमारे फंड्स का सोर्स है। इसके अलावा और सोर्स कौन सा है? डेब्ट एंड लोन, ये हमारा लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड है। और जो हमारा शॉर्ट टर्म लोन्स ऑफ फंड है, शॉर्ट टर्म हमारा सोर्स ऑफ फंड है, उसको क्या कह रहे हैं? करंट लायबिलिटीज। तो बच्चों हमारी कंपनी में जो पैसा इनफ्लो हुआ, ये सब क्या है? इनफ्लोज ऑफ द फंड, राइट, इन द ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो है इन्वेस्टमेंट, ये क्या है? आउटफ्लोज ऑफ द फर्म इन द फर्म, इन द प्रोजेक्ट्स वगैरह। इज इट क्लियर? पैसा आया यहां से, पैसा गया वहां से, राइट। अब मुझे बताना, अगर आपके पास 1 लाख रुपया इनफ्लो हुआ है, तो इस 1 लाख में से आप कितना खर्च कर सकते हो? 1 लाख। आपने जो एसेट्स खरीदी होंगी वो मैक्सिमम कितने की खरीदी होंगी? 1 लाख रुपए की। तो जितना पैसा आपके पास आया उतना ही पैसा आपका इन्वेस्ट हो सकता है, उससे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं हो सकता। तो हमने कहा लायबिलिटी का जो टोटल है, टोटल इनफ्लो जो है, वो हमेशा किसके इक्वल होगा? एसेट्स के, यानी कि टोटल आउटफ्लो के। ये बैलेंस और ये बैलेंस हमेशा मैच करेगा, राइट। तो बच्चों हमने इस तरह से बैलेंस शीट की फॉर्मेशन की, राइट। तो हमने ये सोचा होगा, पर सर इस फॉर्मेशन को हम बोलते हैं टी फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, राइट। बच्चों एक्चुअली में आपका जो माइंड का सोचने का तरीका है ना, बैलेंस शीट को देखने का तरीका, वो बदल रहा हूं। अभी तक तो आप सिर्फ कैटेगराइजेशन के अंदर ही जी रहे थे, है ना, कि ये चीज ऊपर, ये चीज नीचे, ये ऐसे वो वैसे। मैं आपको बैलेंस शीट को देखने का तरीका फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एंगल से समझा रहा हूं कि एक्चुअल में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बैलेंस शीट को कैसे देखा जा सकता है, राइट। तो जब आप इसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एंगल से देखेंगे तो रेशियो एनालिसिस करना और इनफैक्ट किसी भी बैलेंस शीट को एनालाइज करना बहुत आसान हो जाएगा। गॉट इट? तो हमने कहा पैसा आया यहां से, और पैसा आया यहां से और ये पैसा इन्वेस्ट हुआ यहां से, राइट। और इनफ्लो और आउटफ्लो हमेशा सेम ही होगा, राइट। अब बच्चों इसी टी फॉर्मेट बैलेंस शीट को हमने एक वर्टिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, और जब हमने इसको वर्टिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया तो आपकी बहुत सारी टर्म्स बनकर आई जो कि हमारी इन रेशियोज के अंदर यूज होने वाली है, और बहुत सारे फॉर्मुलेस बन के आए जो कि आप अब तक रट्टा लगाते थे, राइट। व्हाट आई मीन टू से, ध्यान दीजिए बच्चों। हमने कहा कि हम लोग सबसे पहले जो पैसा लगाते हैं, सबसे पहला जो पैसा लगता है वो कहां पर लगता है? करंट एसेट्स। हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं, राइट। बच्चों ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, am I right? सेम फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग आपके सामने और बनाने वाले हैं। हमने कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखेगा आपके साथ में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है हमारे पास किस फॉर्मेट में है? वर्टिकल फॉर्मेट में। और ये जो हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी वो किस फॉर्मेट में थी? टी फॉर्मेट में। उसी टी फॉर्मेट को वर्टिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। हमने कहा बच्चों हम लोग शॉर्ट टर्म असेट्स से स्टार्ट करते हैं, और हमने कहा शॉर्ट टर्म असेट्स में आपके पास जो असेट्स हैं वो कौन सी है? करंट असेट्स। तो उससे पहले करंट असेट्स लिखने से पहले हमने इसमें लिखा लिक्विड असेट्स, राइट। लिक्विड असेट्स में हमने 5 असेट्स लिखी, कैश, बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल्स। हमने बच्चों इन 5 आइटम्स को प्लस कर दिया, और जैसे इन 5 आइटम को प्लस कर दिया उसको क्या नाम दिया? लिक्विड असेट्स, राइट। पर नाउ द क्वेश्चन है इसकी लिक्विड असेट्स का मीनिंग क्या होता है? हमने ये एक लिक्विड एसेट्स लिख तो दिया है, पर ये लिक्विड एसेट्स का मीनिंग क्या है?
क्या मीनिंग है आपके अकॉर्डिंग लिक्विड एसेट्स का? यू कैन से लिक्विड, कुछ मैं यहां पर वर्ड लिक्विड एसेट यूज कर रहा हूं, मैं यहां पर वर्ड करंट एसेट यूज नहीं कर रहा। अगर मैं यहां पर वर्ड यूज करता करंट एसेट्स, तो करंट एसेट्स का मीनिंग होता कि वो एसेट्स जिनमें हमारा पैसा इन्वेस्टेड है और वो पैसा हम लोग 1 ईयर के अंदर वापस कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये करंट एसेट्स के लिए होता, राइट। पर सर यहां पर जो एसेट्स में कैश में कन्वर्ट करने की बात हो रही है, वो कैश में कन्वर्ट 1 ईयर नहीं, 12 मंथ्स नहीं, बल्कि बहुत छोटे ड्यूरेशन की बात हो रही है। ये छोटा ड्यूरेशन मतलब 1 महीना, 2 महीना, मैक्सिमम 3 मंथ्स। ये वो एसेट्स हैं जहां पर हमने फंड्स इन्वेस्ट किए हुए हैं और इन प्लेसेस से हमारे पास कैश बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में वापस आ सकता है। आपने कैश अपने पास रखा हुआ है तो इससे ज्यादा लिक्विड कुछ हो ही नहीं सकता। भाई आपने तिजोरी में पैसा रखा हुआ है, आपने अपने बेड के अंदर पैसा छुपाया हुआ है, जैसे भी रखा हुआ है कैश, अगर कैश आपके पास है तो आप इससे ज्यादा तो कैश जल्दी ला ही नहीं सकते, राइट। बट सर बैंक में बैलेंस रखा हुआ है तो इसका मतलब है कि बैंक वाले भी आपको आपका पैसा वापस देने के लिए मना नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली आपका जो बैंक है वो भी क्या हो गया, लिक्विड। उसके अलावा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, आपने जो है थोड़े ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट की हुई है, लाइक आपने 1 मंथ के लिए, 10 डेज के लिए, 6 मंथ्स के लिए इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो वो जो इसका मतलब है कि यहां से भी आपका पैसा बहुत जल्दी वापस आ जाएगा। डेटर्स, तो जो डेटर्स मतलब वो सेल जिससे आपने पैसे कस्टमर से रिसीव नहीं किए हुए, मैंने आपको सेल की बट आपने कहा हम आपको कुछ दिनों के बाद पैसे दे देंगे, अगर आप मुझे कुछ दिनों के बाद पैसे दे दोगे तो आप मेरे लिए क्या बन गए, डेटर्स। तो मैं मान के चलता हूं कि 1 मंथ में, 2 मंथ में आपसे मुझे वापस पैसा रिसीव हो जाएगा, तो ये भी किस कैटेगरी में आ गया, लिक्विड एसेट्स। बिल्स रिटर्न प्रॉमिस है तो हो गया बिल्स रिसीवेबल। तो बच्चों ये 5 जो नंबर्स हैं इनको मिलाकर हमने क्या कहा, ये क्या बन गया है, लिक्विड एसेट्स। वो प्लेसेस हैं, वो एसेट्स हैं जहां पर कि हमारा कैश बहुत थोड़े ड्यूरेशन में वापस कैश में आ सकता है। इन्वेस्टमेंट ऑफ एसेट्स इन विच कैश कैन बी कन्वर्टेड इन वेरी स्मॉल ड्यूरेशन, दैट स्मॉल ड्यूरेशन इज अराउंड 3 मंथ्स। ठीक है, अब बच्चों इसके बाद हमने इसमें 2 आइटम और ऐड कर दी। ये तो आपके पास क्या है, लिक्विड एसेट्स। इसमें हमने 2 चीजें और ऐड कर दी। वन इज इन्वेंट्री, यू कैन से स्टॉक, और नंबर 2 इज बेसिकली प्रीपेड एक्सपेंसेस। आपने प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी इसमें ऐड कर दिया, राइट। और तो जैसे ही 2 चीजें ऐड कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, करंट असेट्स, राइट। तो ये करंट असेट्स आ गया। तो बच्चों इसको मैंने ए नाम दिया, इसको मैंने बी नाम दिया। मुझे बस पहले ये बताओ, अगर मैं कहता हूं कि करंट असेट्स में इसमें आपके पास 5 लाख का अमाउंट है, इसमें 1 लाख 1 लाख, तो टोटल हो गया 7 लाख। तो ये 7 लाख रुपए क्या शो कर रहा है, ये 7 लाख शो कर रहा है कि आपने अपनी जेब से, अपनी पॉकेट से 7 लाख रुपीज जो है अपने बिजनेस में शॉर्ट टर्म असेट्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। इस शॉर्ट टर्म असेट से आपको 7 लाख रुपीज का अमाउंट इन्वेस्टेड है, जिसमें आप कभी भी वापस कैश विड्रॉ कर सकते हो, राइट। तो यहां पर आपने अपना शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, राइट। पर सर ये तो इन्वेस्टमेंट हुई, पर सर आपने इन्वेस्टमेंट यानी कि अपनी पॉकेट से पैसा लगाया हुआ है, आपने शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए किसी ना किसी लायबिलिटी से पैसा उधार भी तो लिया होगा। ये जो है ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो। तो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए आप जो पैसा उधार लेते हो वो कहां से लेते हो, करंट लायबिलिटी से। तो अगर आपने शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो शॉर्ट ड्यूरेशन में आपको जो है लायबिलिटीज की पेमेंट भी करनी पड़ सकती है। समझिए बच्चों, आपने अगर 7 लाख रुपए लगाया हुआ है और मैंने कहा कि आपके पास क्रेडिटर्स, आई रिपीट क्रेडिटर्स जो हैं वो 2 लाख रुपए के हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इन सभी के सभी लिक्विड एसेट्स को कन्वर्ट करके कैश में कन्वर्ट कर भी दोगे 7 लाख, तो आपको शॉर्ट ड्यूरेशन में जो है क्रेडिटर्स को भी पेमेंट पे करनी होगी। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो आपके हाथ में कैश बच जाएगा वो कितना होगा, 5 लाख, राइट। या ऐसे कह दो कि आपने अगर बच्चों 5 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 7 लाख रुपए यहां इन्वेस्ट किया हुआ है और 2 लाख रुपए आपने क्रेडिटर से उधार भी लिया हुआ है, तो अभी भी आपको अपनी पॉकेट से कितना पैसा इन्वेस्ट करना होगा, 5 लाख, राइट। सो बच्चों
कहने का मतलब ये कि अब आपने यहां पर आइडेंटिफाई किया बेसिकली करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज, ये जो करंट लायबिलिटीज हैं ये कौन कौन सी होती हैं? ये भी होती हैं 7। रिवर्स करते जाओ, कैश एंड बैंक बैलेंस, दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट यानी कि इसका रिवर्स क्या होगा? राइट, शॉर्ट टर्म लोन। और आगे चलते हैं, डेटर्स, रिवर्स क्या होगा? क्रेडिटर्स। बिल्स रिसीवेबल, रिवर्स क्या होगा? बिल्स पेबल, राइट। और बच्चों स्टॉक, स्टॉक का कोई रिवर्स नहीं होगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस, रिवर्स क्या होगा? राइट, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, राइट। और उसके अलावा बच्चों प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एंड प्रपोज्ड डिविडेंड, राइट। तो बच्चों ये जितने भी नंबर्स मैंने लिख दिए हैं ये वो प्लेसेस हैं जहां पर कि आपको शॉर्ट ड्यूरेशन में अमाउंट पे करना पड़ सकता है, इनफैक्ट पे करना ही है। तो बच्चों इन प्लेसेस पर आपको बेसिकली शॉर्ट ड्यूरेशन में पेमेंट पे करनी होगी। तो अगर ऐसा है कि आपको शॉर्ट ड्यूरेशन में पेमेंट पे करनी है तो आपने इन प्लेसेस से एक किस्म से पैसा उधार लिया हुआ है। कितने ड्यूरेशन के लिए उधार लिया हुआ है? शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब फिर से 1 ईयर से कम। तो आपने शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अमाउंट जो इन्वेस्ट किया हुआ है वो कितना है? 7 लाख। और मैंने कहा इनको मिलाकर आपने शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए पैसा उधार लिया हुआ है 4 लाख। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि आपकी पॉकेट से जो पैसा इन्वेस्टेड है करंट एसेट्स में जो कि आपका अपना है वो कितने रुपीस का है? 7 लाख माइनस 4 लाख यानी कि 3 लाख। तो आपने बच्चों यही किया, आपने कहा ये तो है बी और इसको मैंने नाम दिया है सी, तो हमने बी एंड सी में से बी में से सी माइनस कर दिया और बच्चों इसको आपने नाम दिया दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल बी माइनस सी, और यू कैन से करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो दिस इज वर्किंग कैपिटल। और बच्चों अगर अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ बच्चों ये वर्किंग कैपिटल का मीनिंग क्या है तो क्या कहोगे? डिफरेंस बिटवीन तो ठीक है, वो तो आप बचपन से कहते आए हो। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसको इंटरप्रेट कैसे करोगे? इसको इंटरप्रेट करोगे दैट यू हैड इन्वेस्टेड 7 लाख इन द करंट असेट्स, short term assets, and you had taken loan from the short term liabilities rupees 4 lakh, means remaining you will have the fund that is your investment from your pocket in the short term assets. 7 लाख इन्वेस्टेड है, 4 लाख तो आपका करंट लायबिलिटी से आया हुआ है, यानी कि आपने अपनी पॉकेट से कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है? 3 लाख रुपीज का। तो 3 लाख इज द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन। 3 लाख रुपए का अमाउंट छोटे समय के लिए था, थोड़े समय के लिए हमारे द्वारा इन्वेस्ट किया गया पैसा होगा, राइट। अब बच्चों ये तो हो गया वर्किंग कैपिटल, यानी कि हमने इतना पैसा तो कहां पर इन्वेस्ट कर दिया है? शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। इज इट क्लियर? अगर आपने शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इतना पैसा इन्वेस्ट कर दिया है तो इसके अलावा आपकी अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो कहां पर है? ध्यान से देखो ना, आपका जो आउटफ्लो है इसके अलावा आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है कहां पर? फिक्स्ड एसेट्स में या फिर आउटसाइड इन्वेस्टमेंट में। आपने इन दोनों जगह पर ही तो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। तो आप यही करने वाले हैं, ये जो वर्किंग कैपिटल का अमाउंट आएगा इस वर्किंग कैपिटल के अंदर आप अपने फिक्स एसेट्स को ऐड कर देंगे। आई रिपीट, ये जो आपके पास वर्किंग कैपिटल आ जाएगा, इस वर्किंग कैपिटल के अंदर आप अपने फिक्स्ड एसेट्स को ऐड कर देंगे, राइट। और बच्चों और ऐड कर देंगे आउटसाइड इन्वेस्टमेंट, राइट। तो बच्चों इस नंबर, अच्छा फिक्स एसेट्स मतलब जब हम आपको कह रहे हैं फिक्स एसेट, तो फिक्स एसेट्स में क्या क्या चीजें आ जाएंगी? फिक्स एसेट्स में आ जाएगा फर्नीचर, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड ऑल द अदर फिक्स एसेट्स, राइट। तो फिक्स एसेट्स में तो बहुत सारी फिक्स एसेट्स आ सकती हैं, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, अदर्स,
राइट। तो बच्चों इस तरह से अब आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि आपने अपनी पॉकेट से कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, राइट। आपने अपनी पॉकेट से कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। और बच्चों जो भी अमाउंट आपने अपनी पॉकेट से इन्वेस्ट किया होता है इसको हम बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या बोलते हैं बच्चों? कैपिटल एम्प्लॉयड। सो कैपिटल एम्प्लॉयड का मीनिंग क्या हुआ? कैपिटल एम्प्लॉयड इज द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड बाय द फर्म इन द बिजनेस। अच्छा, कहां पर इन्वेस्ट हुआ है ये पैसा? शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए? दोनों के लिए। ध्यान से देखो, आपने वर्किंग कैपिटल पहले आइडेंटिफाई किया हुआ है, तो शॉर्ट टर्म जो असेट्स है वो तो ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, और इसके अलावा लॉन्ग टर्म आपने अब ऐड कर दिया। तो इसका मतलब है कि ये जो पैसा है ये पैसा शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों का अमाउंट इंक्लूड होके हुआ है, राइट। सो कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स दैट अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस। तो हमारे बिजनेस में हमारे बिजनेस एसेट्स में हमारा जो पैसा इन्वेस्टेड है वो कितना है। दिस इज बेसिकली कैपिटल एम्प्लॉयड। इज इट क्लियर बच्चों? बहुत यूजफुल टर्म है, बहुत जगह यूज होती है, राइट। तो बच्चों देखो, हमने ये बता दिया कि फिक्स एसेट में पैसा इन्वेस्टेड है, फिक्स और इन्वेस्टमेंट में है, राइट। अच्छा, अब ये पैसा आया कहां से? आपने जितना भी पैसा इन्वेस्टेड था वो आइडेंटिफाई कर लिया, राइट। अब ये पैसा आया कहां से? इनफ्लो कहां से हुआ है? आपने कहा इक्विटी शेयर कैपिटल से। ये पैसा आया कहां से? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से। और कहां से? रिजर्व एंड सरप्लस से एंड डेब्ट एंड लोन से। जैसे कि बच्चों थोड़ी देर पहले आपने करंट असेट्स, करंट लायबिलिटीज का जो शेयर था वो यहां से हटा दिया था, राइट। सेम उसी तरह से इस कैपिटल एम्प्लॉयड में जो शेयर हमारे लॉन्ग टर्म डेब्ट का है पहले वो हटा देते हैं, राइट। ताकि हमें मालूम चल जाए कि हमारा पैसा, हमारा मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पैसा, यानी कि ओनर्स का पैसा कितना है। ये हमारे बिजनेस में पैसा इन्वेस्टेड है, राइट। अब ये पैसा आया कहां से है? इक्विटी शेयर से, प्रेफरेंस शेयर से एंड रिजर्व एंड सरप्लस से एंड डेब्ट एंड लोन से। तो जो आउटसाइडर्स हैं, पहले उन आउटसाइडर्स का जो अमाउंट इन्वेस्टेड है वो इसमें से हटा देते हैं, तो हमें मालूम चल जाएगा कि हमारे ओनर्स का जो फंड है वो कितना है, राइट। तो बच्चों हमने यही किया, हमने इस कैपिटल एम्प्लॉयमेंट से सबसे पहले माइनस कर दिया लॉन्ग टर्म लोन, राइट। अभी लॉन्ग टर्म लोन में क्या क्या आ सकता है आपको शायद मालूम होगा। अगर आपने बैंक से लोन लिया है, बैंक लोन, तो माइनस हो जाएगा। अगर आपने डिबेंचर्स इशू किए हुए हैं तो माइनस हो जाएगा। ये मैं इसको अदर्स लिख देता हूं। अगर आपने वेंचर कैपिटलिस्ट से भी पैसा लिया हुआ है लोन की फॉर्मेट में तो वो भी माइनस हो जाएगा। तो किसी भी फॉर्मेट में अगर लॉन्ग टर्म लोन है तो माइनस हो जाएगा, राइट। अब माइनस करने के बाद बच्चों अब हमने कहा अब जो ये फंड्स बच गए ये कौन से फंड्स हैं? ये वो फंड है जो कि हमारे ऑनर्स से रिलेटेड है। ऑनर्स, कंपनी के मालिक, राइट। तो जो कंपनी के मालिक हैं उनसे रिलेट करते हैं हमारे ये वाले फंड, राइट। तो अगर ये हमारे ऑनर्स से रिलेटेड हैं तो बच्चों इसको हम बोलते हैं बेसिकली नाउ शेयर होल्डर्स फंड। इसको बच्चों हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड इक्विटी, ओनली इक्विटी। इक्विटी शेयर होल्डर्स नहीं, ओनली एंड ओनली इक्विटी, मतलब ऑनर्स। और इसको हम बोलते हैं बेसिकली शेयर होल्डर्स, फंड, राइट। सो दिस इज कॉल्ड शेयर होल्डर्स फंड। कोई बच्चों डाउट? हाँ जी, नहीं। अच्छा, इसके और भी नाम है, इसके और नाम है बेसिकली दैट इज कॉल्ड प्रोप्राइटर फंड, प्रोप्राइटर्स फंड, या इसका एक और नाम भी है दैट इज कॉल्ड नेटवर्थ। ये जो नाम मैंने लिख रहा हूं ये सब किससे रिलेटेड है? शेयर होल्डर्स से, राइट। तो ये सभी के सभी शेयर होल्डर्स के फंड है, राइट। अच्छा बच्चों, अब शेयर होल्डर्स भी दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? इक्विटी एंड प्रेफरेंस। तो अगर मुझे ऑनर्स के स्पेसिफिक मतलब प्योर ऑनर्स की बात करनी है तो प्योर ऑनर कौन से होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स। मतलब ये कि अब मैं इस टोटल ऑनर्स में से सबसे पहले हटा देता हूं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स
अच्छा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर से रिलेटेड जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर होल्डर से रिलेटेड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ही होती है या कुछ और भी होता है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होती है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर से हमें जो पैसा मिला होता है वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होती है। कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस हमारे प्रेफरेंस शेयर से बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करते। सो बस प्रेफरेंस शेयर से अगर हमने पैसा उधार लिया हुआ है तो उनको वापस पैसा उनका पे करना है, साथ ही साथ डिविडेंड पे करना है। डिविडेंड के अलावा हमें उन लोगों को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, कुछ भी पे नहीं करना होता। तो कहने का मतलब ये कि हमने इस टोटल ऑनर्स फंड में से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है माइनस कर दिया। तो बच्चों अब जो पैसा बच जाएगा, देखो आपने पहले तो ये हटा दिया, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी हटा दिया, तो पैसा जो बच जाएगा वो कौन सा बच जाएगा? वो पैसा जो कि किससे रिलेट कर रहा है? इक्विटी शेयर होल्डर्स से। मतलब अब वो पैसा बच जाएगा जो कि हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स ने इन्वेस्ट किया है। बेसिकली दिस इज कॉल्ड इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, राइट? सो दिस इज इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। इज इट क्लियर? तो बच्चों अल्टीमेटली आपने जिस रास्ते को सिलेक्ट किया है, आपने कहां से शुरुआत की थी इक्विटी शेयर होल्डर्स पर पहुंचने के लिए? प्लीज ध्यान से देखो, लिक्विड एसेट से, फिर करंट लायबिलिटी माइनस किया, फिर आपने असेट्स अदर प्लस कर दिया, तो अल्टीमेटली आप कहां पहुंच गए? इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड पर। तो बच्चों आपने जो शुरुआत की थी वो कहां से की थी? असेट से, राइट? इस रूट से, इस वे में जब आप इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड फाइंड करते हैं तो इसको हम बोलते हैं असेट रूट। दैट इज कॉल्ड असेट रूट। ये रास्ता जो है वो कौन सा वाला रास्ता है? असेट साइड वाला रास्ता, राइट? अब बच्चों इक्विटी शेयर होल्डर फाइंड करने के लिए हमारे पास एक रास्ता और भी होता है, राइट? और वो क्या रास्ता होता है? ध्यान से सुनो। देखो आपने जो है यहां इन्वेस्ट किया, यहां इन्वेस्ट किया, यहां इन्वेस्ट किया, इस पैसे को आप यहां से लेके आए हटा दिया, यहां से लेके आए हटा दिया। तो बच्चों इतना सब नहीं करके अगर मैं आपको कहूं कि इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस ऐड कर दो, उसमें से ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस है ये भी किससे बिलोंग करता है? इन्हीं इक्विटी होल्डर से। ये जो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है ये भी किससे बिलोंग करता है? इक्विटी शेयर होल्डर से। तो आप क्या करो, इन वाले नंबर को इक्विटी शेयर कैपिटल के फंड से माइनस कर दो, तो बच्चों बाकी जो बच जाएगा फिर से क्या बच जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, राइट? तो इक्विटी शेयर होल्डर फंड हमारे इस रास्ते से भी आ सकता है। इस रास्ते को हम बोलते हैं लायबिलिटीज रूट। ये रास्ता है ना, तो इस रास्ते को हम क्या बोलते हैं? लायबिलिटी रूट। इज इट क्लियर? कैन आई रब दिस? तो बच्चों हमने यहां पर आपको कहा कि ये हमारा लायबिलिटी रूट है। तो ये तो जो हमारा रास्ता था वो असेट रूट था, एक हमारा लायबिलिटी रूट भी है। और हमारे लायबिलिटी रूट से बेसिकली हम लोग क्या करते हैं? हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल से। इसमें हम प्लस कर देते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस, राइट? एंड प्लस कर देते हैं अदर्स, जो भी अदर फंड रिलेटेड विद इक्विटी। तो जो भी फंड हमारे इक्विटी से रिलेटेड करता है वो सब इसमें ऐड कर देते हैं, राइट? पर सर इसमें माइनस भी होता है। क्या क्या माइनस होता है? नंबर 1 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। बच्चों ये मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में कौन कौन से एक्सपेंडिचर आते हैं? क्या कहते हो? राइट, डेफर्ड एक्सपेंडिचर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स नॉट रिटर्न ऑफ, राइट? वो एक्सपेंसेस जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अभी तक राइट ऑफ नहीं कर चुके हैं। हालांकि इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस एंड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर डेबिट बैलेंस, राइट? तो अब आपके पास जो ये नंबर बच जाएगा बच्चों, इसको भी हम क्या कहेंगे? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, यस प्लीज, इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या बच्चों? फंड। अच्छा मुझे बताओ, क्या ये जो इक्विटी शेयर होल्डर फंड यहां पर आया और यहां पर आया, क्या ये दोनों वैल्यू सेम होंगी या डिफरेंट होंगे? पक्का सेम होंगे। अगर सेम नहीं होंगे तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक की है, राइट? अच्छा बच्चों इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से यकीन मानो आपको कम से कम 50 फॉर्मूलास लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कम से कम 50। आपको सर कैसे? ये तो नॉर्मल से स्टेटमेंट है। देखो बच्चों मैंने कहा, देखो मैं कई सारे फॉर्मूला डेवलप कर रहा हूं। नंबर 1 मैंने कहा लिक्विड एसेट्स बताओ, फॉर्मूला बताओ, तो क्या बताओगे?
कैश प्लस बैंक प्लस शॉर्ट टर्म असेट्स, इन्वेस्टमेंट प्लस डेब्टर्स प्लस बिजनेस लिक्विड असेट। मैंने कहा करंट असेट्स का फॉर्मूला बताओ। अब आप करंट असेट्स के 3 फॉर्मूले बता सकते हो, 3 नहीं बल्कि ज्यादा, चलो मैं 3 तो बता ही सकता हूं। नंबर 1 कैश प्लस बैंक प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लस डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल प्लस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। या फिर करंट असेट्स फाइंड करने के लिए लिक्विड असेट्स प्लस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस, राइट। और बैकवर्ड आओ बच्चों, बैकवर्ड आइए। बैकवर्ड मतलब क्या हुआ, वर्किंग कैपिटल से स्टार्ट कीजिए। वर्किंग कैपिटल माइनस करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, करंट असेट्स आ जाएगा। और बच्चों यहां से ये तो 3 हुए, आगे और सुनिए। मैंने कहा कैपिटल एम्प्लॉयड से स्टार्ट किया मैंने, तो कैपिटल एम्प्लॉयड से अगर स्टार्ट किया तो कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस आउटसाइड लोन्स माइनस फिक्स असेट्स माइनस माइनस वाला नहीं, माइनस नहीं, ये करंट लायबिलिटीज तो ऑलरेडी क्या हो रही है, करंट लायबिलिटीज ऑलरेडी माइनस होती हैं। जब हम बैकवर्ड आएंगे तो ये नंबर क्या हो जाएगा, प्लस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने कहा कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस अदर इन्वेस्टमेंट, आउटसाइड इन्वेस्टमेंट माइनस फिक्स असेट्स एंड प्लस करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, करंट असेट्स। अगर आप यहां से स्टार्ट करते हो तो ये हो जाएगा अब इक्विटी शेयरहोल्डर फंड प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये आ जाएगा इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लोन और माइनस दिस एंड प्लस करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू करंट असेट्स। तो करंट असेट्स के कितने फॉर्मुले हो गए, आई थिंक 6-7 फॉर्मुले तो यहां पर हो गए। अच्छा और आगे चलते हैं, हमने कहा वर्किंग कैपिटल में फाइंड किया, वर्किंग कैपिटल के अब आपके पास अराउंड 6-7 फॉर्मुले यहां भी बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं, ऑल दिस प्लस माइनस ऑल दिस माइनस वर्किंग कैपिटल, पहला। दूसरा करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तीसरा लिक्विड असेट्स प्लस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस करंट लायबिलिटीज। और उसके अलावा वर्किंग कैपिटल आप इस वाले रास्ते से नहीं, यहां से बैकवर्ड भी फाइंड कर सकते हैं। देखो अगर आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है तो कैपिटल एम्प्लॉयड में से आप ये 2 नंबर माइनस कर दो तो बाकी जो बच जाएगा वो क्या होगा, वर्किंग कैपिटल। आप वर्किंग कैपिटल को और यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। आप लिखेंगे इक्विटी शेयरहोल्डर फंड प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लोन माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज माइनस फिक्स असेट वर्किंग कैपिटल, राइट ना। अच्छा क्या ये स्पेसिफाई होता है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, एज इट इज तो स्पेसिफाई नहीं होता, बट गिवन जो इंफॉर्मेशन होती हैं उन गिवन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमें आइडिया लगाना पड़ता है कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें, राइट। और चलते हैं, हमने कहा इक्विटी शेयरहोल्डर फंड फाइंड करने के लिए फॉर्मूला बताओ। इक्विटी शेयरहोल्डर फंड फाइंड करने के लिए आप यहां से आ सकते हैं असेट रूट। असेट रूट अगर पकड़ेंगे तो लिक्विड असेट्स प्लस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंस माइनस करंट लायबिलिटीज, तो क्या आ जाएगा आपके पास, वर्किंग कैपिटल प्लस दिस एंड माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इक्विटी शेयरहोल्डर फंड। अगर आप लायबिलिटी रूट पकड़ेंगे तो ये नंबर एज इट इज आ जाएगा। अच्छा आपको कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड कहां पहुंचना है आपको, यहां पर। कैसे पहुंच सकते हो, असेट रूट से, या फिर आप लायबिलिटी रूट से भी पहुंच सकते हो। लायबिलिटी रूट से पहुंचने के लिए पहले आप इक्विटी शेयरहोल्डर फंड निकाल लेना, और जब आपके पास ये इक्विटी शेयरहोल्डर फंड आ जाएगा तो इस इक्विटी शेयरहोल्डर फंड में प्लस कर देना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, राइट, और प्लस कर देना लॉन्ग टर्म लोन। ऑब्वियसली आपके पास क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो बच्चों आपके पास अगर आप फॉर्मेशन करोगे तो करंट असेट्स के कई सारे फॉर्मुले बन गए हैं, वर्किंग कैपिटल के कई सारे फॉर्मुले बन गए हैं, आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड के कई सारे फॉर्मुले बनेंगे, आपके पास इक्विटी शेयरहोल्डर्स, इक्विटी के, नॉट इक्विटी शेयरहोल्डर फंड, इक्विटी के यानी कि नेटवर्थ के कई सारे फॉर्मुले डेवलप होंगे, असेट रूट एंड लायबिलिटी रूट। आपके पास इक्विटी शेयरहोल्डर फंड के कई सारे फॉर्मुले बनेंगे। तो बच्चों आपके पास अराउंड 40-50 फॉर्मुले इसी स्टेटमेंट से फॉर्मेशन हो जाएगी, राइट। तो बच्चों इस स्टेटमेंट को एज इट इज मीनिंग के साथ अंडरस्टैंड करना बहुत बहुत जरूरी है, राइट। तो प्लीज एंड प्लीज इस स्टेटमेंट को कॉपी करें और इसको मीनिंग के साथ सीखें। इसके बाद हम लोग इसी तरह की एक स्टेटमेंट और पढ़ेंगे, दैट इज इनकम स्टेटमेंट। और इनकम स्टेटमेंट में भी आगे आधे से ज्यादा जो टर्म्स होंगी वो सब आ जाएंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे रेशो एनालिसिस, जिसमें हम लोग एक एक करके जो भी अभी आपको रेशोज के बारे में टॉपिक लिखवाए थे उन रेशोज के बारे में, हर टॉपिक के बारे में बातें करेंगे, राइट। तो पहले कॉपी कीजिएगा।